हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 21 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी टाइप्स के फार्मा रिलेटेड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, टर्पेनोइड फेनकोन हैज़ फॉलोइंग रिंग सिस्टम। तो जो टर्पेनोइड फेनकोन होता है उसमें किस टाइप का रिंग सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका जो रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है उसमें एक 6 मेंबर रिंग होती है एंड एक 5 मेंबर रिंग होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूँ फेनकोन स्ट्रक्चर की, तो इस टाइप का इसमें 6 मेंबर रिंग होती है एंड दूसरी जो 5 मेंबर रिंग होती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर। एंड इस पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रहता है एंड यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे यहाँ पे अटैच होते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है फेनकोन का। बात करूँ फेनकोन की, सो फेनकोन जो है वो आपका मोनोटर्पेनोइड क्लास का टर्पेनोइड है। इट इज़ अ मोनोटर्पेनोइड क्लास का अल्कलॉइड एंड एक कीटोन डेरिवेटिव है ये। ठीक है, इट इज़ अ कीटोन डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देखेंगे इट कंटेन्स सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। अब इसमें बात करूँ टर्पेनोइड्स की, सो टर्पेनोइड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंड टर्पेनोइड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके डीकम्पोजिशन पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा या फिर इसकी यूनिट जो है वो क्या है। ठीक है, मीन्स ये किस यूनिट से मिल करके बनता है टर्पेनोइड्स। सो डीकम्पोजिशन पे आपको मिलेगी आइसोप्रीन यूनिट एंड आइसोप्रीन यूनिट, जब डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइन होती हैं हेड टू टेल सीक्वेंस में, तो वो आपकी टर्पेनोइड्स को फॉर्म करती हैं। अब इसकी डिफरेंट नंबर ऑफ टर्पेन यूनिट्स के बेसिस पे आपकी क्लासिफिकेशन आती है, जिसमें फर्स्ट क्लास आपकी रहती है मोनोटर्पेनोइड, जिसमें आपकी 2 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं एंड आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H8। तो इसकी 2 यूनिट्स होंगी, तो इट विल बिकम C10H16 फॉर मोनोटर्पेनोइड। वहीं पे बात करूं अगर मैं सेस्क्यूटर्पेनोइड की, तो सेस्क्यूटर्पेनोइड में 3 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं। कितनी होती हैं? 3 आइसोप्रीन यूनिट एंड इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा C15H24। देन इसके बाद में आती है आपकी क्लास ड्राई टर्पेनोइड। तो ड्राई टर्पेनोइड जो है उसमें आपकी 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगी एंड इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा C20H32। देन इसके नेक्स्ट जो क्लास आती है वो आती है आपकी सेस टर्पेनोइड। प्रीवियस जो हमने देखी वो सेस्क्यू टर्पेनोइड थी, ये है आपकी सेस टर्पेनोइड, जिसमें आपकी 5 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगी एंड इसका फॉर्मूला होगा आपका C25H40। इसके नेक्स्ट क्लास है आपकी ट्राइटर्पेनोइड। तो ट्राइटर्पेनोइड में आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी आइसोप्रीन यूनिट्स, वो आपकी 6 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगी एंड इसका फॉर्मूला आपका बनेगा C30H48। देन इसके अलावा एक क्लास आती है आपकी टेट्राटर्पेनोइड। ठीक है, टेट्राटर्पेनोइड जिसमें आपकी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स 8 रहती हैं एंड इसका फॉर्मूला आपका बनता है C40H64। तो इसमें जो भी आपके कैरोटिनोइड्स आते हैं वो आपके टेट्राटर्पेनोइड यूनिट्स के होते हैं, जिसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें लाइकोपीन एग्जांपल आ जाता है एंड कैरोटीन। ठीक है, ये 2 एग्जांपल आपको टर्पेनोइड में याद रखने हैं। मेनली कैरोटिनोइड्स के ऊपर ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका डाइटर्पेनोइड यूनिट के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, कि इसमें आपका क्या एग्जांपल रहता है या फिर विटामिन ए यानी कि रेटिनोल, रेटिनल जो है रेटिनोल एंड रेटिनल, ये आपके किस क्लास के टर्पेनोइड्स में आते हैं। तो ये आपके आते हैं डाई टर्पेनोइड क्लास के अल्कोलॉइड में एंड उसमें कितनी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, ये हमने देखा 4 आइसोप्रीन यूनिट्स इसमें होती हैं। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टर्पेनोइड्स हैं उसको रिंग सिस्टम के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है कि कितनी रिंग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो जो भी इसमें आपने क्लास देखी, चाहे आपने मोनोटर्पेनोइड देखी या फिर सेस्क्यू टर्पेनोइड देखी, डाइटर्पेनोइड देखी, तो उसमें जो आपके कंपाउंड्स आते हैं या जो भी
केमिकल कंस्टेंट्स आते हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो इसमें 3 मेन देखी जाती हैं। एक आती है आपकी एसाइक्लिक टर्पेनॉइड, दूसरी आती है मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड, तीसरी आती है आपकी तीसरी आती है आपकी बाईसाइक्लिक टर्पेनॉइड। अब मैं बात करूं एसाइक्लिक टर्पेनॉइड की, तो एसाइक्लिक में आपकी नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी 0। वहीं बात करूं मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड की, सो इसमें नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होंगी 1। वैसे मैं बात करूं बाईसाइक्लिक की, सो बाईसाइक्लिक में आपकी नंबर ऑफ रिंग्स होंगी 2। तो इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी कैटेगराइजेशन की जाती है। सो अभी हमने फेनकोन देखा तो उसमें आपकी 2 रिंग्स प्रेजेंट थी, मींस वो आपका बाईसाइक्लिक उसमें कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा लिमोनिन। ठीक है, लिमोनिन जो है वो आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड। ठीक है, ये किस क्लास में आता है? मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड क्लास में आपका आता है लिमोनिन। ठीक है, एक ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक कंपाउंड आपका इम्पॉर्टेंट है मिर्सीन। ठीक है, मिर्सीन जो है वो आपका ए साइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? इट इज़ अ ए साइक्लिक कंपाउंड एंड ए साइक्लिक में भी ये मोनोटर्पेन क्लास में आता है। देन एक कंपाउंड आपका आता है मेंथोल। तो मेंथोल जो है वो आपका मोनोसाइक्लिक में आता है। ठीक है, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जिंजीबेरेन की, ठीक है, जिंजीबेरेन की, तो जिंजीबेरेन जो है वो आपका मोनोसाइक्लिक होता है, मोनोसाइक्लिक, लेकिन ये आपका सेस्क्यू टर्पेनॉइड क्लास में आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटिंग एडेमा इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सो पिटिंग एडेमा जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। जब प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में पिटिंग एडेमा जैसी कंडीशन जो है वो बॉडी में देखने को मिलती है। अब मैं बात करूं पिटिंग एडेमा की कि पिटिंग एडेमा होता क्या है। तो पिटिंग एडेमा एक ऐसी कंडीशन है कि जब हमारी बॉडी जो है, बॉडी का बिल्डअप जो है वो मोस्टली फ्लूइड से होता है। ठीक है, जो फ्लूइड्स हमारे होते हैं, ठीक है, फ्लूइड से हमारा बॉडी बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। एंड जब भी हम उस स्वेलिंग वाले पार्ट में प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ अप्लाई करते हैं? प्रेशर अप्लाई करेंगे या उसको प्रेस करेंगे तो उस सोलन एरिया पे एक पिट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। पिट यानी कि गड्ढे जैसा आकार जो है वो वहाँ पे बन जाएगा। एंड आफ्टर रिलीविंग द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को हटाने के बाद भी उसमें वो गड्ढे जैसा आकार जो है वो थोड़े टाइम के लिए बना रहेगा। ठीक है, सो ये आपका मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है एंड इस कंडीशन को पिटिंग एडेमा कहा जाता है। एंड इसमें जो पिटिंग एडेमा है ये आपका बॉडी के वैसे तो किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली ये कंडीशन जो है वो आपकी लेग्स, फीट एंड एंकल्स, ये 3 मेन रीजंस हैं जहाँ पे पिटिंग एडेमा जैसी कंडीशन मोस्टली देखी जाती है। तो ये बात होगी आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड पिटिंग एडेमा के बारे में। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी में तो काफ़ी सारे डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आते हैं, जिसमें आपका अलग अलग जो भी आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उसके रिगार्डिंग रहते हैं। तो इसमें जब हम कोई पर्टिकुलर साइकिल पढ़ेंगे उस केस में हम कोई डेफिशिएंसी सिंड्रोम होगा तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी विटामिन का हम हर एक दूसरी वीडियो में जो है वो रिवीजन हमारी चलती रहती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विटामिन की डेफिशिएंसी के ऊपर। तो एक रैपिड रिवीजन हम देख लेते हैं। तो विटामिन ए जो है वो आपका ज़ीरोथेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड बिटोर स्पॉट, ये 3 कंडीशंस आपको डेफिशिएंसी सिंड्रोम में आपको देखनी है विटामिन ए के केस में। वहीं विटामिन डी के केस में नाम याद रखना है रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। देन विटामिन ई के केस में आपको याद रखना है स्टर्लिटी।
विटामिन के केस में आपको ब्लड के रिगार्डिंग याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। देन एक विटामिन आपका आता है विटामिन B1 थायमिन जिसे कहते हैं, उसमें आपको याद रखनी है कंडीशन बेरी और वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम। एंड एक विटामिन आता है आपका विटामिन B3 जो कि आपका कॉज करता है पेलेग्रा। एंड एक विटामिन आपका विटामिन B12 जो कि आपका परनीशियस अनीमिया कंडीशन जो है वो इसकी डेफिशिएंसी से होती है। ये कुछ विटामिन्स हैं जिसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आपको देखने हैं। डेफिशिएंसी मैंने मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको इसी सीरीज़ में डिस्कस किया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर दूसरे एग्ज़ाम में आपको इस विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड फैटी एसिड अरेकिडिक एसिड कंटेन्स डैश कार्बन एटम्स। अरेकिडिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है एंड इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको 20 कार्बन एटम्स जो हैं वो मिलेंगे किसमें अरेकिडिक एसिड में जो कि आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब यहाँ पे फैटी एसिड टर्म को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो फैटी एसिड्स आपके बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन साइड चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है। एंड फैटी एसिड्स आपके लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आपके फैटी एसिड्स ही होते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात आई है सैचुरेटेड फैटी एसिड की। एक कैटेगरी आती है आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरी कैटेगरी आपकी आती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अब इन दोनों टर्म्स को देख लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ रहती है। जब भी बात आएगी सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड मीन्स कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो नहीं है। इट कंटेन्स नो डबल बॉन्ड। ठीक है, जिस भी कंपाउंड में आपकी कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगी वो आपके आएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड या फिर ज़्यादा, एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, तो वो आपके आएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। फैटी एसिड्स के अलावा भी अगर कोई कंपाउंड्स है वो आपका अनसैचुरेटेड में आएगा जिसमें भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी। अब ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें एक डबल बॉन्ड है उनको तो हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपकी दो या फिर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं पूफा। ठीक है, पूफा दैट इज़ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसकी फुल फॉर्म के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि पूफा क्या है। पूफा होता है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो हैं वो दो या फिर दो से ज़्यादा होती हैं। ये इसमें आपको याद रखना है। इसके अलावा अब इसमें मैं कुछ फैटी एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देख लेते हैं, कितने कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट फैटी एसिड्स में होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड पूछा गया है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ही देख लेते हैं। इसमें जो मेन एग्जांपल्स हैं वही इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आपका आ जाता है पैल्मेटिक एसिड। ठीक है, पैल्मेटिक एसिड, ये सभी मैं अभी आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करूँगा। पैल्मेटिक फैटी एसिड जो है उसमें आपके 16 कार्बन एटम्स होते हैं। इसके बाद में आता है आपका स्टेरिक एसिड, सीरियल वाइज करूँगा जिससे कि आपको याद करने में भी थोड़ा सा आसानी हो जाए। स्टेरिक एसिड में आपके 18 कार्बन एटम्स होते हैं। देन उसके बाद आता है आपका अरेकिडिक एसिड जिसमें आपके 20 कार्बन एटम्स होते हैं। इसके बाद में आपका आता है वेहेनिक एसिड, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें आपके 22 जो है वो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके जो बड़ा आता है हाइयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला वो आता है आपका लिग्नोसेरिक एसिड। लिग्नोसेरिक एसिड जिसमें आपके 24 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं।
तो इसमें ये दो पैल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके 16 एंड 18 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको जो नाम याद रखने हैं उसमें एक आपका आ जाता है पैल्मिटोलेइक एसिड। कौन सा? पैल्मिटोलेइक एसिड, जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो है वो 16 रहते हैं। जैसा कि आपका पैल्मिटिक एसिड में 16 थे, इसमें भी 16 रहते हैं, बस इसमें जो है वो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। इसमें कितनी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं? इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं। किस पोजीशन पे होती है? 9th पोजीशन पे इसकी एक डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। सो ये दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा आपका आता है ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड में आपके 18 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, कितनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स? 1 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। कौन सी पोजीशन पे? अगेन 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसमें रहती है। देन इसके अलावा लिनोलेइक एसिड, ठीक है, लिनोलेइक एसिड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका 18th नंबर, ठीक है, 18 कार्बन आइटम इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड्स जो हैं वो आपकी 3 डबल बॉन्ड्स रहती हैं। अब ये 3 डबल बॉन्ड्स किस किस पोजीशन पे रहती है? तो ये आपकी 9th लिनोलेइक एसिड है। लिनोलेइक एसिड में 2 डबल बॉन्ड्स होती हैं, लिनोलेनिक में 3 होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आपके 18 ही रहते हैं। तो इसमें आपकी एक तो 9th पोजीशन पे होगी, एक 2nd पोजीशन पे होगी एंड एक आपकी 12th पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पे 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होती हैं किसमें? लिनोलेइक एसिड में। अगर यहीं पे लिनोलेनिक एसिड होगा तो उस केस में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो हैं वो 3 हो जाएंगी एंड वो किस किस पोजीशन पे रहेगी? 9th, 12th एंड 15th पोजीशन पे। सो इसके अलावा मैं बात करूं, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज़ अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के पे ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी आपकी 20 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें आपकी डबल बॉन्ड्स होती हैं 4। कौन कौन सी पोजीशन पे? 5th पे, 8th पे, 11th पे एंड 14th पोजीशन पे। तो ये इसमें आपको मेनली क्या याद रखना है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मोस्टली याद रखने हैं एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इसमें आपको याद रखनी है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विद शुगर और हनी इज अ डैश आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। ठीक है, ड्रग्स के जो थिक एक्सट्रैक्ट हैं उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? ड्रग की जो डिकॉक्शन है उसको हनी या फिर शुगर के साथ बॉयल करके इन्हें प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कौन सी आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स होती हैं? सो ये आपकी होती हैं अबलेहाज। कौन सी होती हैं ये? अबलेहाज। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के ऊपर इसकी कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है अबलेहा के ऊपर कि ये किस टाइप की डोजेज फॉर्म है। तो ये आपकी सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आपकी टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म या कैटेगरीज ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, तो उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक कैटेगरी आती है आपकी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड में आपके कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं? इसमें आपकी पिल्स आ जाती हैं, गुटिकाज आ जाती हैं एंड बटिकाज आ जाती हैं। तो ये तीन डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो आपको याद रखनी है, जो कि आपकी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स हैं। देन सॉलिड के बाद अब मैं बात करूँ सेमी सॉलिड की। तो सेमी सॉलिड में क्या क्या आ जाता है? तो सेमी सॉलिड में आपका आ जाता है अबलेहा, देन आ जाता है आपका पाक, लेप एंड घृता। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स के। देन बात करूँ लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स की, तो इसमें आपको याद रखना है अस्वाज, अरिस्टाज। ठीक है, इन दोनों के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स
या फिर फर्मेंटेड प्रिपरेशंस कौन कौन सी हैं, तो अस्वाज एंड अरिस्टाज जो हैं वो आपकी हाइड्रो अल्कोहलिक या फिर फर्मेंटेड प्रिपरेशंस हैं। तो ये दोनों आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। इसके अलावा लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म में ही अस्वा एंड अरिस्टा के अलावा अर्काज आ जाते हैं, ठीक है, अर्क्स जो है वो आ जाते हैं, तेलाज इसमें आ जाता है एंड द्रवकाज, ठीक है, ये डिफरेंट लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स हैं। देन इसके अलावा एक कैटेगरी आपकी आती है पाउडर आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, जिसमें आपका भस्म आ जाता है, सत्वाज आ जाते हैं, मंड्यूरा, पिस्ती, लवणा, पारपति, चूर्णा, ठीक है, ये सारी डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो आपकी पाउडर आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स हैं। तो जो ये कैटेगरीज हैं इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है डोजेज फॉर्म्स के ऊपर ही, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का केमिकल फार्मूला क्या रहता है? सो द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज Na2S2O5। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोडियम मेटासल्फाइड की, सो इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सल्फरस ऑर्डर होता है। टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट इसका सेलाइन होता है, ठीक है, टेस्ट इसमें आपको याद रखना है, इसका टेस्ट क्या कैसा होता है, सेलाइन टेस्ट इसका रहता है। देन इसके एस्से की बात करूं सोडियम मेटाबाइसल्फेट की, तो इसका एस्से जो है वो आपका किया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का जो एस्से है वो किया जाता है। इसके अलावा इसके यूजेस की बात करूं तो इसके यूजेस में आपका यूज़ रहता है एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज़ होता है किन में, इंजेक्शंस में, ठीक है, इंजेक्शंस में एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये यूज़ किया जाता है। एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव की तरह भी ये यूज़ होता है किसमें, फूड मटेरियल्स में, ठीक है, फूड मटेरियल्स में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट यूजेज, इसके प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसका एस्से मेथड हो गया, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। देन इसके अलावा अभी ये केमिकल फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन था, सो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड उनके केमिकल फार्मूला जो हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है टेल के ऊपर, टेल के केमिकल फार्मूला के ऊपर हमने प्रीवियसली भी ये चीज़ डिस्कस की होगी। तो इसमें फार्मूला इसका रहता है टेल का MgO4SiO2 डॉट H2O, ठीक है, ये इसका फार्मूला रहता है किसका, टेल का। देन बात करूँ बोरिक एसिड की, ठीक है, बोरिक एसिड भी इसमें इंपॉर्टेंट है। सो बोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3, ये आपका होता है बोरिक एसिड का। देन नेक्स्ट बात करूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मूला रहता है CaOH का होल ट्वाइस, एंड ये आपका रहता है स्लेक्ड लाइम। क्या होता है ये, इट इज़ स्लेक्ड लाइम। देन इसके बाद में बात करूँ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, कौन सा कंपाउंड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की। सो हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है H3PO2। क्या फॉर्मूला होता है, H3PO2। देन नेक्स्ट देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला, सोडियम थायोसल्फेट आपका होता है Na2S2O3, ठीक है, Na2S2O3 जो है वो आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है। काफ़ी सिमिलर साइज का फॉर्मूला है सोडियम मेटाबाइसल्फेट के जैसा, बस ऑक्सीजन जो है वो इसमें 3 है और यहाँ पे मेटाबाइसल्फाइड में 5 है। देन नेक्स्ट फार्मूला जो हमने देखना है वो है आपका सोडियम नाइट्राइट। कौन सा फार्मूला है, सोडियम नाइट्राइट का, जिसका फार्मूला होता है NaNO2, ये आपका होता है सोडियम नाइट्राइट। देन बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये आपका होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, एंड इसको
बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। सो ये कुछ हमने नाम और उनके केमिकल फार्मूलाज, केमिकल कंपाउंड एंड उनके केमिकल फार्मूलाज डिस्कस किए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिनोलिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये बेसिकली रेसिनोलिक एसिड होता है। तो ये आपका ऑब्टेन होता है कैस्टर से, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन कैस्टर की बात करें, ठीक है, कैस्टर के सबसे पहले सिनोनिम के ऊपर बात करते हैं। तो कैस्टर को रेसिनस भी कहा जाता है, रेसिनस या फिर रेसिनस ऑयल इसको कहा जाता है। देन कैस्टर के बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये बेसिकली आपका फिक्स्ड ऑयल होता है। कैस्टर ऑयल इज़ अ फिक्स्ड ऑयल जो कि आपका ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सीड्स ऑफ रेसिनस कॉम्यूनिस। कहाँ से ऑब्टेन होता है? रेसिनस कॉम्यूनिस से, के सीड से ऑब्टेन होता है। फैमिली इसकी आ जाती है यू फॉर बी ए सी। क्या फैमिली है इसकी? यू फॉर बी ए सी, किसकी? कैस्टर ऑयल की। देन इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूँ तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट रेसिनोलिक एसिड इसमें इंपॉर्टेंट होता है। और जो कैस्टर सीड्स होते हैं, ठीक है, कैस्टर के जो सीड्स होते हैं उसमें 35 to 50% जो है वो कैस्टर ऑयल प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका मेन कंस्टेंट होता है रेसिनोलिक एसिड, जो कि आपका अराउंड 80% रेसिनोलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड ये जो आपका केमिकल कंस्टेंट है रेसिनोलिक एसिड, ये आपका कैस्टर ऑयल में विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है? इसी रेसिनोलिक एसिड की वजह से। सो ये क्वेश्चन भी आपका एक फॉर्म होता है कि कैस्टर ऑयल में कौन सा ऐसा केमिकल कंस्टेंट है जो कि विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो वो है आपका रेसिनोलिक एसिड। इसके अलावा इसमें आपका एक अनदर केमिकल कंस्टेंट होता है, दैट इज़ आइसोरेसिनोलिक एसिड। कौन सा होता है? आइसोरेसिनोलिक एसिड। देन इसके यूजेस की बात करूं तो यूजेस में ये आपका यूज़ होता है एज अ लेक्सेटिव। इट इज़ यूज्ड एज लेक्सेटिव, इट इज़ यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट एंड ऑल्सो इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कैस्टर ऑयल के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ड्रग इज़ यूज्ड एज अ CNS स्टिमुलेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो आपका यूज़ होता है एज अ CNS स्टिमुलेंट? सो ये ड्रग है आपका नक्स वोमिका। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन बात करें नक्स वोमिका की, सो नक्स वोमिका को क्रोफिग भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रोफिग या फिर सेमन स्ट्रिक्नी, सीमेन स्ट्रिक्नी भी इसे कहा जाता है। देन इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो इसमें आपके ड्राई सीड्स यूज़ होते हैं किसके? स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के। एंड इसकी फैमिली जो है, फैमिली इज़ लोगानियासी। फैमिली क्या है? फैमिली इज़ लोगानियासी। देन इसमें मैं केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं तो केमिकल कंस्टेंट में इसमें आपके अल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अल्कलॉइड्स की इसमें मैं बात करूं तो अल्कलॉइड्स जो हैं वो आपके मेन होते हैं स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन, जो कि आपके मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए नक्स वोमिका जो है वो आपका अल्कलॉइड क्लास में आता है। देन इसी में अगर मैं ग्लाइकोसाइड्स की बात करूं, कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आपका लोगानिन प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोजेनिक एसिड। एंड क्या होता है? क्लोरोजेनिक एसिड। देन इसके यूजेस की बात करूं तो यूजेस जो हैं वो इसमें ये आपका यूज़ होता है एज अ बिटर स्टोमैकिक टॉनिक की तरह यूज़ होता है। एंड जो ये यूज़ होता है, जो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो था CNS स्टिमुलेंट की तरह में भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करूं जैसे कि आपका हो गया वेसाका, जो कि क्यूनाजोलिन कैटेगरी का एक ड्रग है। ठीक है, क्यूनाजोलिन इसमें रिंग प्रेजेंट होती है। इसका यूज़ जो है वो है एज अ एक्सपेक्टोरेंट ये यूज़ होता है एंड ब्रोंकोडाइलेटर। एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडाइलेटर ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं।
देन बात करूँ मिर्ह की, तो मिर्ह है जो है वो आपका यूज़ होता है एज अ स्टिमुलेंट, एज अ एंटीसेप्टिक एंड प्रोटेक्टिव। सो ये इसके मिर्ह के यूज़ हैं। देन हायोसाइमस की बात करूँ तो हायोसाइमस आपका यूज़ होता है एज अ परगेटिव, एज अ सीडेटिव भी ये यूज़ होता है, एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होता है, एज एन एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी अस्थमेटिक। तो ये डिफरेंट यूजेज हैं आपके हायोसाइमस के। सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर डज नॉट गिव अ पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सी शुगर जो है वो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो नहीं देगी। तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो बेसिकली आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। सो इसमें सुक्रोज जो है वो आपका पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो नहीं देगी, क्योंकि सुक्रोज जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और टेस्ट की बात करें, सो इसमें एक फेलिंग्स टेस्ट आता है। ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट भी आपका जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है। इट इज़ ऑल्सो फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स। एंड गम्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, उसके लिए भी आपका फेलिंग्स टेस्ट जो है वो होता है। देन इसके अलावा एक टेस्ट होता है आपका मॉलिश टेस्ट। ठीक है, मॉलिश टेस्ट जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, अगर ओवरऑल टेस्ट पूछा जाएगा तो मॉलिश टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रहता है। देन बात करूं मोनोसेक्राइड्स के लिए, अगर स्पेसिफिकली मोनोसेक्राइड्स के लिए केमिकल टेस्ट है तो वो है आपका वारफोर्ड टेस्ट। वारफोर्ड्स टेस्ट जो है वो आपका किसके लिए है, मोनोसेक्राइड्स के लिए। देन बात करूं पेंटोस शुगर्स के लिए, तो पेंटोस शुगर्स के लिए है आपका टेस्ट वाइल्स ओर्सिनोल टेस्ट। वाइल्स ओर्सिनोल टेस्ट आपका किसके लिए है, पेंटोस शुगर्स के लिए। देन इसके बाद आते हैं आपकी हेक्सोस शुगर्स। हेक्सोस शुगर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो आपका टेस्ट रहता है वो है आपका सेलिविनोफ टेस्ट, जिसमें आपका फ्रक्टोस एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखना है, फ्रक्टोस के लिए पूछा जाएगा। सो ये आपका रहेगा सेलिविनोफ टेस्ट, या फिर कीटो हेक्सोस शुगर्स के लिए। तो ये कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट पूछा जाता है रुथेनियम रेड टेस्ट। ठीक, कौन सा टेस्ट है, रुथेनियम रेड टेस्ट। तो रुथेनियम रेड टेस्ट जो है वो आपका म्यूसिलेज के लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड किसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं, सो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्स डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसको एक्टिविटी के लिए कौन से मेटल आयन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें इट रिक्वायर्स Mg2 पॉजिटिव। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ये आपका स्टेप रहता है ग्लाइकोलाइसिस में, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में जो फर्स्ट स्टेप रहता है जिसमें आपका ग्लूकोज जो है वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। वहाँ पे आपका Mg2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। तो इसी स्टेप के ऊपर जो है वो और डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इसमें बनता है एंजाइम के ऊपर कि कौन सा एंजाइम जो है वो इस स्टेप के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको एंजाइम का नाम याद रखना है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, या फिर हेक्सोकाइनेज को ग्लूकोकाइनेज एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है एंजाइम का, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्जन में हेल्प करता है। देन इस कन्वर्जन के लिए आपको Mg2 पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड रहता है। एंड इस पूरे स्टेप में आपका ATP की यूटिलाइजेशन होती है। क्या होता है, ATP की यूटिलाइजेशन होती है। ATP जो है वो आपका ADP में कन्वर्ट हो जाता है एंड एक फॉस्फेट ग्रुप ATP से आपका कहाँ पे चला जाता है, ग्लूकोज में चला जाता है एंड इट विल बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहता है ग्लाइकोलाइसिस का। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस की बात हुई है अभी, तो ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
सो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो उसको एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे। इस नाम के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। देन इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इसके एंड प्रोडक्ट के ऊपर। सो एंड प्रोडक्ट के ऊपर क्या पूछा जाता है? एरोबिक एंड एनारोबिक दो कंडीशंस होती हैं। एरोबिक कंडीशन में क्या प्रोडक्ट आएगा, एनारोबिक कंडीशन में क्या प्रोडक्ट आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक कंडीशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो आपका पायरुवेट फॉर्म होगा लास्ट में, ठीक है, पायरुवेट जो है वो आपका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। सो आइदर अगर पायरुवेट ऑप्शन में दिया गया है सो पायरुवेट इज़ करेक्ट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में दिया गया है सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन बात करूँ एन एरोबिक कंडीशन में, एन एरोबिक कंडीशंस मीन्स नो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होगा। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो पायरुवेट फॉर्म हुआ है, पायरुवेट जो है वो फर्दर फर्मेंट हो जाएगा किस में, लैक्टेट में या फिर इथेनॉल में। लैक्टेट है और इथेनॉल में ये फर्मेंट हो जाएगा। किस केस में? एनारोबिक कंडीशंस में। एनारोबिक मीन्स नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कुछ पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें नेट एटीपी गेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेट एटीपी गेन जो है वो इसमें आपका होता है टू एटीपी इसमें गेन होती हैं। टोटल बनती कितनी है इसमें एटीपी? तो टोटल 4 एटीपी बनती हैं। 4 में से 2 एटीपी इसमें यूटिलाइज हो जाती हैं, जिसमें एक एटीपी जो है वो आपके फर्स्ट स्टेप में ही यूटिलाइज होती है, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया। एंड सो 4 आपकी टोटल बनी, 2 उसमें यूटिलाइज होगी, तो नेट एटीपी गेन कितना हुआ? 2 एटीपीज। सो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के लिए बनता है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पायरोजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक इज। पायरोजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका फिनाइल ब्यूटाजोन जो है वो आपका पायराजोलोन डेरिवेटिव है। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन मैं बात करूँ फेन एसिटिन की। सो फेन एसिटिन जो है वो आपका पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव है। क्या है? इट इज़ अ पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव। देन बात करूँ इंडोमेथासिन की। तो इंडोमेथासिन जो है वो आपका इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एंड जो आपका मीफेनेमिक एसिड है ये आपका एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव है। क्या है ये? इट इज़ एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव। सो ये सारे कैटेगरीज जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।